हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं सैम्पल पेपर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का। ये सैम्पल पेपर सीबीएसई की तरफ से रिलीज्ड है, तो योर टर्म टू एग्जामिनेशन विल बी एग्जैक्टली सेम, 2 आवर्स का होएगा एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 40। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ए बी एंड सी। सेक्शन ए में यू हैव 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, तो 6 2s are 12 मार्क्स आप सेक्शन ए से स्कोर करेंगे। इसमें इंटरनल चॉइस है 2 क्वेश्चंस में। सेक्शन बी में यू हैव 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, तो अगेन यहाँ से 4 3s are 12, यहाँ पे आप 12 मार्क्स स्कोर करेंगे। इंटरनल चॉइस है इन 1 क्वेश्चन। और सेक्शन सी में यू हैव 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच, तो आप यहाँ से 16 मार्क्स स्कोर करेंगे, तो टोटल हो रहा है 40। 16 + 12 इज 40। यहाँ पे सेक्शन सी में भी आपके पास इंटरनल चॉइस है इन 1 क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, पहला वाला करते हैं, हम दोनों ही करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 - A15 फॉर द गिवन AP। तो हमारे पास AP जो है वो है 6 9 12 15, इस तरह से AP है। अब हम जानते हैं फर्स्ट टर्म होती है A, तो हमारा A है यहाँ पे 6। D निकालने के लिए कोई से भी 2 कॉन्सेक्यूटिव में से आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर देंगे। यहाँ पे A2 - A1 अगर मैं लेता हूँ तो I'll get 9 - 6 which is 3। ठीक है, अब हमारे पास A भी आ गया है और D भी आ गया है, तो हमको निकालना है क्या, A25 - A15। पहले AN का फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। nth टर्म ऑफ एनी AP इज A + n - 1 टाइम्स D। तो हमको निकालना क्या है, A25 - A15, वो हो जाएगा A25 में AN का फॉर्मूला लगाऊं मैं तो ये हो जाएगा A + 25 - 1 D, यानी A + 24D। ये हो गया A + 24D माइनस A15, इसी लॉजिक से हो जाएगा A + 14D। तो ये आ जाएगा मेरे पास A + ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ 24D माइनस A - 14D। A और माइनस A कैंसिल, 24D - 14D इज 10D, और D हमारा निकल के कितना आया है यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा 10 × 3 which is 30। I hope it is clear to everyone। इसका सेकंड पार्ट, if 7 times the 7th term of an AP is equal to 5 times the 5th term, then find the value of its 12th term। तो 7 times the 7th term, तो 7th term of an AP क्या होती है, A7 बोलते हैं हम, तो 7 टाइम्स हो जाएगा A7 इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। ये इक्वल है 5 टाइम्स द 5th टर्म। 5th टर्म को हम बोलते हैं A5। ये बन गया हमारा रिलेशन। तो इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स AN, A + n - 1D से हम इसको लिख सकते हैं A + 6D। 1 सेकेंड, इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं A + 4D। सॉल्व करते हैं, 7A + 7 6 are 42D इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट ओपन किया तो 5A + 20D। तो ये हो जाएगा, इनको भी LHS में ले लेते हैं। I'll get 7A - 5A + 42D - 20D is equals to 0। So I'll get 7A - 5A is 2A, 42D - 20D is plus 22D is equals to 0। 2 कॉमन ले लेते हैं तो A + 11D is equals to 0। इस 2 को इधर भेजेंगे तो 0/2 हो जाएगा विच विल बी 0। तो A + 11D is equals to 0 आ जाएगा। यहाँ मेरे पास ये भी आ जाएगा A is equals to -11D। ये रिलेशन को नोट करके रख लो आप। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स 12th टर्म, यानी A12 निकालनी है आपको। और A12 AN के फॉर्मूले से हो जाएगी A + 11D, और A की वैल्यू क्या है, -11D। तो आप लिख दीजिए A की जगह -11D + 11D, -11D + 11D कैंसिल आउट हो जाएंगे 0। तो 12th term of this AP is 0। I hope it is clear to everyone। Next, question 2,
Find the value of m so that the quadratic equation mx times 5x minus 6 equals to 0 has two equal roots. तो ये हमारे को इक्वेशन दे रखी है mx टाइम्स 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो mx इंटू 5x, तो ये जाएगा m इंटू 5 इज 5m, x इंटू x इज x स्क्वायर, माइनस 6 इंटू mx इज 6mx इक्वल्स टू 0. अब इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, तो यहाँ पे हमारा a आ जाएगा 5m, b आ जाएगा, b देखिए x का कोफिशिएंट वो है माइनस 6m एंड c इज कांस्टेंट, वो यहाँ है ही नहीं, तो c इज इक्वल्स टू 0. इसको आगे प्रोसीड करते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है दैट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. बी है हमारा माइनस 6m स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 5m इंटू सी है हमारा 0 इक्वल्स टू 0. मेरे को लगता है क्वेश्चन गलत हो गया है क्योंकि इससे तो m 0 आएगा. करते हैं फिर भी. माइनस का स्क्वायर इज पॉजिटिव, 6 का स्क्वायर इज 36, m का स्क्वायर इज m स्क्वायर, ये हो गया 36m स्क्वायर. 4 इंटू समथिंग इंटू 0, ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0. 36m स्क्वायर इक्वल्स टू 0. m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. ये 36 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आया तो 0 अपॉन 36 इज 0. और m स्क्वायर 0 कब होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, m शुड बी इक्वल टू 0. मेरे को लगता है क्वेश्चन गलत है क्योंकि अगर m की वैल्यू 0 निकल के आ रही है, उसके अलावा और कोई निकल के आ भी नहीं, अगर 0 होगा तो ये पूरी इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक बचेगी नहीं. आई थिंक ये क्वेश्चन गलत है, बट फिर भी जो हमको गिवन था उसके हिसाब से तो यही सॉल्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. From a point P, two tangents P and PB are drawn to a circle C, whose center is O and radius is R. If OP is equals to 2R, ये OP distance है, ये 2 times radius है, then find angle APB. Also find what type of triangle is triangle APB. ठीक है, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे मांगा गया एंगल APB, which is this angle APB. ठीक है, तो ये निकालने के लिए चलिए पहले हमारे को जो पता है वो लेवल कर लेते हैं. OA रेडियस है और PA टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो उससे ये एंगल विच इज एंगल OAP ये हमें 90 डिग्री मिल जाएगा. ठीक है ना, तो इसके ऊपर पहले काम कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. OA इज परपेंडिकुलर टू PA, ये हमारा थ्योरम है. रेडियस is perpendicular to tangent at point of contact. ठीक है, अब हम ये जो ट्राइंगल है OAP, इसको मैं अलग से बना लेता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल फ्लिप करके इस तरह से. ये राइट एंगल जो है राइट एंगल एट A, ये राइट एंगल यहाँ पे ले लिया मैंने. ठीक है, दिस point will become point O and this will become P. अब आप देखिए OA कितना है? R. OA is R. OP is 2R. OP ये है हमारा, ये 2R है. Alright. Now अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, एंगल OPA, एंगल OPA, और इस फिगर में एंगल OPA, अगर इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, तो we know that OA upon OP, आप देखिए OA क्या है? परपेंडिकुलर, थीटा के ऑपोजिट, और OP 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज. तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा. और OA की वैल्यू हमारे पास है R, OP की वैल्यू है हमारे पास 2R, इज इक्वल्स टू साइन थीटा. R will cancel R, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा. और साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा 30 होता है.
तो हमको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, साइन 30 होता है 1/2, 1 सेकेंड, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन थीटा, 1/2 को मैंने साइन 30 लिख दिया। तो इससे मेरे को मालूम पड़ गया कि थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया है, और थीटा हमने क्या माना है, एंगल ओ पी ए। इसको इस फिगर में भी लेवल कर लेते हैं, एंगल ओ पी ए विच इज 30 डिग्री, ये निकला है हमारा। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ना ओ बी को, तो ये जो दो ट्राइंगल है ओ ए पी और ट्राइंगल ओ बी पी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमने थ्योरम के प्रूफ में भी किया था, अभी कर लेते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत है हमको इसकी, तो करना ही पड़ेगा। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, आप देखिए एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी, ईच 90। देखिए यहाँ पे ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये भी रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, तो ये भी 90 है। ठीक है, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ पी, कॉमन है दोनों में। एंड द थर्ड थिंग ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये इक्वल रेड है, दोनों इसी सर्कल के रेडियस है। तो अब देखिए राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज साइड, तो RHS कॉन्ग्रुएंट से ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा ट्राइंगल ओ बी पी के। और जैसे ही आ जाएगा हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि एंगल ओ पी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ पी बी बाय सी पी सी टी। ठीक है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, RHS से, ये लिखना भी मत भूलिए, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो एंगल ओ पी ए भी एंगल ओ पी बी के इक्वल आ गया, जो कि कितना है 30 डिग्री है। अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड एंगल ए पी बी। ए पी बी लिख देते हैं, एंगल ए पी बी कितना है, ओ पी ए प्लस ओ पी बी है। देखिए आप, ओ पी ए प्लस ओ पी बी इज ए पी बी, तो आ जाएगा 30 + 30 विच इज 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ए पी बी। तो ए पी बी ये हमारा एक क्या कहते हैं इसे, इक्विलेटरल ट्राइंगल निकल के आएगा। आइसोसेलेस तो है ही क्योंकि पी ए और पी बी तो इक्वल है ही, और ये भी इक्वल ही निकल के आएगी क्योंकि ये एंगल 60 निकला है, ये दोनों एंगल्स भी 60 आएंगे। देखिए कैसे, देखिए मैं इस फिगर को चलिए बना लेते हैं, 1 सेकेंड, लेट मी टेक दिस ट्राइंगल, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ मैं। इस तरह से दे रखा है ये, देखिए आप ए बी और पी। ठीक है, इसी तरह लेबल कर लेते हैं हम इसे। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पी। ये एंगल हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री। और इसके अलावा हम ये जानते हैं कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी भी है। अब अगर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी है तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो पी ए के ऑपोजिट ये वाला एंगल, एंगल बी, और पी बी के ऑपोजिट ये वाला एंगल, एंगल ए, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये लिख देते हैं हम, पहले नोट कर लेते हैं। नाउ पी ए हमने क्या लिया है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, दे आर टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, और टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट इक्वल होते हैं। ठीक है, देयरफॉर एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ए, 1 सेकेंड,
पी बी है, इन दोनों को x मान लेते हैं, ठीक है। और ये इक्वल क्यों है, इसका रीजन होता है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये रीजन भी लिख दिया हमने। अब इन दोनों को एक्स एक्स मान लेते हैं, ये भी एक्स ये भी एक्स। अब एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है तो 60 + x + x इक्वल टू 180 होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की। तो ये हो जाएगा 60 + 2x इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 - 60, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 120/2 विच इज 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स भी आपके 60-60 निकल के आ गए। अब आप देखिए तीनों एंगल 60 हैं, दिस मीन्स दैट ट्राइंगल APB इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल APB इज इक्विलैटरल। ट्राइंगल APB इक्विलैटरल है। देखिए कई बार जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि PA = PB, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, और AB को कंसिडर किए बिना इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस लिख के आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल हैं। बट आपने AB को अगर कंसिडर नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान दें। ट्राइंगल ABB इज इक्विलैटरल। नेक्स्ट, the curved surface area of a right circular cone is 12320 centimeter square if the radius of its base is 56 centimeter, find its height। तो हमको ये CSA of cone दे रखा है, लेके चलते हैं। CSA of cone ये हमें गिवन है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। CSA of cone का फॉर्मूला था πRL इज 12320। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। वैल्यूज डालते हैं, पाई 22/7, रेडियस इज 56, एल हमारा नोन है 12320, 7 1 7, 7 8 56। ये रिड्यूस हो गया तो एल विल बी इक्वल टू 12320। ये 22 और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। लेट्स सॉल्व दिस। 8 1 8, 8 1 8, बचा 4, 4 3 43, 8 5 40, बचा 3 3 2 32, 8 4 32 और ये 0। फिर इसको 11 से रिड्यूस कर लेते हैं, हो रहा है ये 11 2 22, 11 1 11, 4 4, 11 4 44 और ये 0, 2 1 2, 2 7 14 0। तो हमारी स्लांट हाइट L निकल के आई है 70। फाइंड क्या करना है, इसकी हाइट। तो ये 70 सेंटीमीटर आ तो गई, बट ये हमको फाइंड करनी नहीं थी। बट इसको किए बिना हम हाइट निकाल भी नहीं पाते। अब हम हाइट के ऊपर फोकस करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन होता है स्लांट हाइट का, L² = R² + H²। स्लांट हाइट ऑफ कोन = रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इससे हमारा निकल आएगा। वैल्यूज वाली है, L कितना है 70, तो ये हो गया 70 का स्क्वायर। R कितना है 56, तो ये हो गया 56 का स्क्वायर प्लस H²। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, 56 स्क्वायर इधर लिख देता हूँ प्लस H² = 70 का स्क्वायर। तो H² = 70 स्क्वायर माइनस 56 स्क्वायर, ये यहाँ पे ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट। अब मेरे को 56 के स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, 70 का तो आ जाएगा, 7 का 49 है तो ये 4900, बट 56 का याद नहीं है। तो या तो मैं मल्टीप्लाई करूँ 56 को 56 से, या मैं A² - B² लगा के काम करने की कोशिश करता हूँ, शायद फास्ट हो जाए। दिस इज A² 70 का स्क्वायर माइनस B² 56 का स्क्वायर विच इज A + B इंटू A - B। तो आ जाएगा H²। 70 + 56 is 126 and 70 - 56 is 14। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको H की वैल्यू निकालनी है, तो ये अंडर रूट में आएगा। तो इनको फैक्टराइज करिए अब।
तो h विल बी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, क्या आ जाएगा 126 इंटू 14, तो h विल बी इक्वल टू, ये होता है 2 इंटू 7, लेट्स सी ये 7 से जा रहा है क्या, 7 1 सा 7, 5 6 18 सा, हाँ तो ये है 7 इंटू 18, 7 इंटू 18, 18 7 तो 126 होता है, हाँ, और 18 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 9 और 14 को मैं लिख दूंगा 2 इंटू 7। अब देखिए आसानी से हो गया, 2 7 है, एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 2 है, एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया 9, 9 असल में होता है 3 का स्क्वायर, तो 2 3 है, एक 3 बाहर आ जाएगा, तो h is 7 2 सा 14, 14 3 सा 42 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ दिस कोन इज 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, Mrs. Garg recorded the marks obtained by her students in the following table. She calculated the model marks of the students of the class as 45. तो मॉडल मार्क्स 45 है, यानी मोड 45 है, तो मोड 45 गिवन है हमको, तो वो नोट कर लेते हैं, मोड इज इक्वल टू 45, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. तो ये ब्लैंक की बात हो रही है, ये प्रिंट नहीं हुआ, लेट्स से कि ये x है, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोड 45 है, तो आप देखिए 45 कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहे हैं, 40 से 60, ठीक है। अब पहले हम मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोड क्या होता है, फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारा क्या क्या चाहिए हमें। L इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है 40 से 60, इसका लोअर लिमिट है 40, तो L है 40। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो F1 हमारी है X जो फाइंड करनी है। F0 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इससे पहले वाली, तो F0 है 10। फिर चाहिए F2, वो होता है नेक्स्ट विच इज 6, और H इज क्लास साइज, जो कि क्लास इंटरवल कितने कितने हैं 20 क्लास साइज, दैट्स इट। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मोड हमारी कितना है 45, लोअर लिमिट L इज 40 प्लस F1 इज X, F0 is 10 अपॉन 2F1, F1 is X, तो ये हो गया 2X माइनस F0 10 माइनस F2 6 इंटू H क्लास साइज 20, ठीक है। ये 40 को पहले इधर ले आओ, यहाँ पे प्लस हो रहा है इस सब के साथ, इधर आके माइनस 45 माइनस 40 इक्वल्स टू X माइनस 10 अपॉन 2x minus 10 minus 6 is minus 16 into 20, तो ये हो जाएगा 45 minus 40 is 5 is equals to x minus 10, इन दोनों में 2 कॉमन है, ले लेते हैं, रिड्यूस हो जाएगा x minus 8, 2x में से 2 गया तो बचा x, एंड 16 में से 2 गया तो 2 8 are 16, तो ये 8 इंटू 20, ये 2 रिड्यूस हो रहा है, 2 1 2, 2 10 are 20, तो ये हमारा है 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 10 अपॉन x माइनस 8 इंटू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर आया तो मल्टीप्लाई 5 टाइम्स x माइनस 8 इज इक्वल्स टू x माइनस 10 इंटू 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 टाइम्स x माइनस 10, तो हो जाएगा 5 इंटू x इज 5x, 5 इंटू माइनस 8 इज माइनस 40, 10x, 10 into x is 10x minus 10 into 10 is 100। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 5x, और ये इधर आएगा तो माइनस 10x माइनस 100 यहीं पे, और ये माइनस 40 इधर आया तो प्लस 40। 5x माइनस 10x इज माइनस 5x, माइनस 100 प्लस 40 इज माइनस 60, माइनस कैंसिल्स माइनस, x निकालना है तो ये 5 या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 60 अपॉन 5, 5 1 5,
5 12 are 60, तो x आ गया हमारा 12. Next. Question 6. If Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? So too much of information is given. इसको एक झटके में एक बार में तो समझ में आना मुश्किल है. तो सबसे पहले एज वाले क्वेश्चन में सिंपल रखिए. सबसे पहले तो उसकी प्रेजेंट एज मान लीजिए. लेट ऋतुज प्रेजेंट एज बी एक्स. ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं. तो ये क्या बोल रहे हैं, ऋतु वर यंगर बाय 5 years. तो अब आप देखिए, आपकी एज अगर अभी 16 years है तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, मतलब व्हेन यू आर 5 years यंगर देन व्हाट यू रियली आर. तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, 16 - 5 करके आप निकाल लेते हो 11. उसी तरह ऋतु की प्रेजेंट एज एक्स है, तो ऋतु की 5 साल पहले की एज कितनी होगी, जितनी भी अभी है उसमें से 5 माइनस, तो x है अभी तो x - 5 होगी. अब इसको अब ये काम में आएगी हमारे. देखिए आप, इफ ऋतु आर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, अभी इस एज की बात हो रही है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज. स्क्वायर ऑफ हर एज व्हेन शी वाज 5 years यंगर, यानी x - 5 का स्क्वायर ये दे रखा है. देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज, यानी 5 times हर प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज कितनी है x, उसका 5 times हो जाएगा 5x से 11 मोर यानी प्लस 11. दैट्स इट. ये बन गई आपकी इक्वेशन. a - b का होल स्क्वायर विच इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर जो कि 5 है 25 माइनस 2ab 2 into x into 5 is 10x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 11. सब कुछ एक तरफ ले लो, क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 5x माइनस 11 इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर, एक्स वाला कितने हैं, माइनस 10x माइनस 5x इज माइनस 15x. एक्स वाला पहले लिख लो. 25 माइनस 11 इज 14 इक्वल्स टू 0. छोटी इक्वेशन है, ऐसे ही फैक्टराइज कर लेते हैं स्प्लिटिंग करके. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल्स टू 0. देखिए स्प्लिटिंग सही हुई है कि एक बार चेक कर लो. पहले तो माइनस 15x होना चाहिए, इन दोनों स्प्लिट हुई टर्म्स का सम माइनस 14x माइनस x इज माइनस 15x, सही है. फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए. 14 इंटू एक्स स्क्वायर इज 14x स्क्वायर, तो माइनस 14x इंटू माइनस एक्स इज ऑल्सो 14x स्क्वायर, यानी हमारी स्प्लिटिंग सही है. अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर बचा x - 14. इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो +1 या -1, हम -1 लेंगे ताकि हमारे अंदर आ जाए x - 14. तो इससे मालूम पड़ा x - 14 इन दोनों में कॉमन, तो अंदर बचा x - 1 इक्वल्स टू 0. अब ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो ये 0 या ये 0. इफ x - 14 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 14. या तो ये है ऋतु की प्रेजेंट एज, या x - 1 इक्वल्स टू 0 है तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, या ये है ऋतु की प्रेजेंट एज. देखिए ऋतु की प्रेजेंट एज या तो 14 ईयर्स है या 1 ईयर है, बट यहाँ पे बोला क्या गया है, ऋतु और 5 years यंगर बाय 5 years, यानी ऋतु 5 साल पहले भी थी, तो अगर वो अभी 1 साल की है तो 5 साल पहले वो होती नहीं, तो ये तो हो जाएगी रिजेक्ट. ऋतु 1 साल की अगर है तो 5 साल पहले तो वो थी ही नहीं. यहाँ पे तो क्वेश्चन में बात ही हो रही है कि 5 साल पहले उसकी एज का कोई रिलेशन दिया है जिससे हमने एज निकाली है. तो ऋतु की प्रेजेंट एज कितनी है, 14 years. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट, इसका ये इंटरनल चॉइस थी, ये एक दूसरा वाला पार्ट है. सॉल्व फॉर x, तो ये है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब आप देखिए सॉल्व फॉर x का मतलब ये है कि x आपका वेरिएबल है.
तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ पे कितना है 9, तो ए आ गया 9। बी है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है -6p, तो बी आ गया -6p। और सी है कांस्टेंट जहाँ पे एक्स नहीं है, वो है p² - q²। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो अगर एक सेकेंड, हाँ, तो हमें जो x की वैल्यू निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। अप्लाई करते हैं सीधे। x इज इक्वल टू b कितना है -6p, तो माइनस और -6p इज 6p प्लस माइनस अंडर रूट b² -6p का स्क्वायर, तो माइनस का पॉजिटिव, 6 का 36, p का p² -4 इंटू a इज 9 इंटू c इज p² - q² अपॉन 2a, 2 इंटू 9। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6p प्लस माइनस अंडर रूट 36p² -4 इंटू 9 इज 36 टाइम्स p² - q²। इसको अभी भी नहीं खोल रहा हूँ मैं, अब खोलूंगा नेक्स्ट स्टेप में। अपॉन 2 9s are 18, तो x विल बी इक्वल टू 6p प्लस माइनस अंडर रूट 36p² माइनस 36 इंटू p² इज 36p² माइनस इंटू माइनस इज प्लस 36q² अपॉन 18। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6p प्लस माइनस ये 36p² माइनस 36p² कैंसिल, 36q²। अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और ये q² है तो ये 6q का होल स्क्वायर है अपॉन 18 यहाँ ले रहा हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू 6q का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आई गेट 6p प्लस माइनस 6q अपॉन 18। तो x इज इक्वल टू इन दोनों में 6 कॉमन है, तो अंदर बचेगा p प्लस माइनस q अपॉन 18। 6 1s are 6, 6 3s are 18। तो आई गेट x इज इक्वल टू p प्लस माइनस q अपॉन 3। तो x की दो वैल्यूज जो हैं, एक है p प्लस q अपॉन 3, एक है p माइनस q अपॉन 3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, following is the distribution of the long jump competition in which 250 students participated. Find the median distance jumped by the students. Interpret the median. तो सबसे पहले तो मीडियन का फॉर्मूला लिख के रख लीजिए। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n/2 250 n है, तो n/2 125 आ जाएगा। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसमें हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत होती है, तो वो टेबल एक हम बना लेते हैं, अभी यही बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे आप ले लो फटाफट। ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख के देता हूँ। ओके, हाँ, तो ये है मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो गिवन है 40 80 62 38 30 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 40 एज इट इज। देखिए ये 0 to 1 1 to 2 है, तो हमको चाहिए जो क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल होगा वो इस तरह से होगा, <1 <2 <3 <4 <5। तो <1 में 40 है,
लेसन 2 में ये है प्लस ये है, तो 40 प्लस 80 120। लेसन 3 में ये है ये है ये है, तो ये प्लस ये 120 प्लस 62 इज 182। लेसन 4 में 182 प्लस 38 190 190 प्लस 30 इज 220 एंड 220 प्लस 30 इज फिर 250। ये आपकी टोटल से मैच होनी चाहिए, n से ये हो भी रहा है, यानी हमारा एडिशन करेक्ट है। ठीक है, अब हम चीज़ों को नोट डाउन करते हैं। l क्या है, l कैसे मालूम, l असल में लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास कहाँ से निकलेगा अभी देखते हैं। n/2 निकालिए आप सबसे पहले, n/2, n कितना है 250 अपॉन 2, तो ये हो गया 125। तो 125 देखिए कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 120 तक यहाँ पे, 125 यहाँ पे आएगा। तो आपका जो क्लास जो आप ढूंढ रहे हैं मीडियन का क्लास, वो 223 है 182 में। 120 तक देखा आपने, यहाँ पे खत्म हो गया। आपकी कितना आ रहा है n/2 125, तो ये इस क्लास में लाया करेगा। तो l आपकी आ गई है 2। ठीक है, n/2 की वैल्यू है ही आपकी। CFS क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली देखते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी जो आप देख रहे हो वो है ये 120। ठीक है, F फ्रीक्वेंसी देखोगे मॉडल क्लास की, तो F है आपकी 62 और H क्लास साइज है जो कि 11 का है, तो H 1 है। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दो सीधे, तो मीडियन विल बी L जो कि है 2 प्लस n/2 जो कि है 125 माइनस CF जो कि है 120 अपॉन F जो कि है 62 इंटू H क्लास साइज जो कि है 1 का 1। यू विल गेट 2 प्लस 5, 125 माइनस 120 इज 5 अपॉन 62 इंटू 1। इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको LCM लेके सॉल्व कर देंगे जगह, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो आपने पॉइंट लगाया तो ये हो गया 50, अभी भी छोटा है। 0 लगाया 500। ठीक है, 6 8s are 48, तो ये 480 कुछ होएगा। ठीक है, हमको 2 प्लेस में काम करना है, तो आगे तक देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ 2.08 अप्रॉक्स। तो आपका मीडियन 2.08 है। I hope it is clear to everyone. Next, construct a pair of tangents to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. तो क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसमें मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कंपास का, तो मैं बहुत फेयर नहीं बता पाऊँगा, बट मैं आपको सारी स्टेप्स बता दूंगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके पहले हम एक बार रफ बना लेते हैं इसको। तो ये सपोज करिए ये रफ फिगर है हमारा। तो एक सर्कल है हमारे पास, उस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स हैं जिनके बीच में एंगल है 60 डिग्री का। तो सपोज करिए वो टेंजेंट्स कुछ इस तरह है, एक टेंजेंट ये है एंड द अदर वन इज लाइक दिस। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री का। दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसकी हमको पोजीशन नहीं पता, बट ये ऐसा होना चाहिए कि ये जो 2 टेंजेंट्स बनाएगा इस सर्कल पे 4 सेंटीमीटर के रेडियस के, इसके ऊपर 60 डिग्री का टेंजेंट्स के बीच में एंगल होना चाहिए। तो इसके लिए आप इसको ऐसे समझो कि आपने सर्कल जब कंस्ट्रक्ट किया है तो आपको उसका सेंटर पता है। ठीक है, सपोज करिए ये सेंटर है और ये रेडियस है, यहाँ पे भी ये भी रेडियस है और ये सेंटर है, और ये रेडियस और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इनको नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से ये पॉइंट है P एक्सटर्नल पॉइंट, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ठीक है, अब हम जानते हैं कि रेडियस जो है इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री।
ठीक है, सेंटर का नाम दे देते हैं ओ। नाउ ये क्वाड्रिलेटरल है OAPB। आपके पास इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स पता है आपको। कैन यू फाइंड द फोर्थ एंगल? बड़ा आसानी से, चारों एंगल्स का सम होता है 360। तो पहले वो काम कर लेते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल AOBP, एंगल A विच इज 90 प्लस एंगल O जो कि अननोन है प्लस एंगल B विच इज 90 प्लस एंगल P विच इज 60 शुड बी इक्वल टू 360। और रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये 90 क्यों है? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी लिख देते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इससे मिलेगा 90 प्लस 90 इज 180, 180 प्लस 60 इज 240। तो एंगल O प्लस 240 इज इक्वल टू 360। तो एंगल O आपको मिल जाएगा 360 माइनस 240 विच इज 120। तो अब जब आपको एंगल O की वैल्यू मालूम पड़ गई है विच इज 120 डिग्री, इसको दूसरे कलर से बना रहा हूँ सो दैट यू वुड नो कि हमने ये एंगल फाइंड आउट किया है। अब ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान हो गया है। अब हम आते हैं फेयर कंस्ट्रक्शन पे। जब आप ये जस्टिफिकेशन दे चुके होंगे उसके बाद आप फेयर कंस्ट्रक्शन करिए। फर्स्ट स्टेप, आप 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, फिर इस सर्कल में कहीं पे भी एक रेडियस बना दीजिए। जैसे ये OB बन रही है, लेट्स से 1 सेकेंड, जैसे ये OB बन रही है, मैं OB बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने यहाँ से सेंटर से लेके एक रेडियस बना लिया। ठीक है, ये सब 4 सेंटीमीटर की है। लेवल कर लेते हैं, ये है O सेंटर, ये है पॉइंट B। अब आप देखिए एंगल OBP कितना है? 90 डिग्री है। तो एंगल पॉइंट B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करिए। वो आप जानते हैं, मेरे पास कंपास नहीं है तो मैं आपको बस समझा पाऊंगा। सेंटर रखिए कंपास का B के ऊपर और एक रैंडम एक रेडियस से एक आर्क बनाइए। अब विदाउट चेंज ऑफ रेडियस इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कंपास रखिए, ये आपको देगा 60 और फिर 60 पे रखिए, ये आपको देगा 120। ठीक है, 120 और 60 का बाइसेक्शन आपको दे जाएगा 90। अब यहाँ से 90 डिग्री की ये एक कंस्ट्रक्ट करिए रे। ठीक है, सिमिलरली अब आप एक काम करिए, आपको पता है एंगल BOA कितना है? एंगल BOA इज 120 डिग्री, आपने फाइंड आउट किया है। तो अब आप एक काम करिए, नेक्स्ट स्टेप में एंगल BOA कंस्ट्रक्ट करिए, O को सेंटर रखिए, उसी तरीके से आर्क लीजिए एक रैंडम रेडियस का, ये 60 और फिर 60 पे रख के ये 120 और 120 डिग्री का एक एंगल बना लो। और तो ये पॉइंट आपका जो निकल के आएगा, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस विल बी योर पॉइंट A। इसको लेवल कर दो पॉइंट A को। 1 सेकेंड। और अब A के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। अब आप पॉइंट A के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाइए। 60, 120, 120 और 60 का बाइसेक्शन 90। और यहाँ से टेंजेंट बना दीजिए, ये ग्रे बना दीजिए। मतलब ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है दोनों रेज, ये पॉइंट आपका निकल के आएगा पॉइंट P। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया है? पॉइंट P फाइंड आउट कर लिया है, जहां से ये दो टेंजेंट्स हैं PA और PB। इन दोनों के बीच में एंगल अगर आप मेजर करके चेक करेंगे तो ये 60 डिग्री ही निकल के आने वाला है, क्योंकि आपने इस क्वाड्रिलेटरल के बाकी तीनों एंगल कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट 9th question. The distribution given below shows the runs scored by batsmen in one-day cricket matches. Find the mean number of runs. ठीक है, तो हमारे पास क्लास इंटरवल है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है। चलिए इसका फेयर टेबल बना लेते हैं, या यहीं पे करें? नहीं, बना लेते हैं, एक फेयर कर लेते हैं एकदम।
जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये कॉलम हो जाएगा क्लास इंटरवल का, ये कॉलम हो जाएगा हमको फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, ये कॉलम हो जाएगा क्लास मार्क का, है ना, ये कॉलम हो जाएगा। हम देखते हैं कौन से मेथड से करेंगे। अगर छोटी कैलकुलेशंस होंगी तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे, अदरवाइज अज्यूम मीन, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल ये दे रखे हैं 0 to 40, 40 to 80, 80 to 120, 120 to 160, 160 to 200. Frequency 12, 20, 35, 30 and 23. ओके, क्लास मार्क हम निकाल लेंगे। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 0 + 40 अपॉन 2 इज 20। अब क्लास साइज 40 है तो सारे +40 +40 होते चले जाएंगे। +40 तो हो गया 60, देखिए 40 + 80 इज 120 और इनका हाफ इज 60, +40 100, +40 140 और +40 180। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी बड़े हैं। तो अज्यूम मीन से कर लेते हैं हम, एक किसी को अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं सेंटर वैल्यू है, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं, तो 5 + 1 is 6, 6 का हाफ इज 3, तो थर्ड एंट्री को हमने अज्यूम मीन मान लिया विच इज 100, ठीक है। तो अब आप निकालिए एक कॉलम डिविएशन का विच इज x - a, 20 - 100 is -80, 60 - 100 -40, 100 - 100 0, 140 - 100 40, 180 - 100 80, ठीक है। अब निकाल लेते हैं एफ डी, एफ मल्टीप्लाई बाय डी निकाल लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। 12 8 ज़ा 96, तो ये हो गया 960, 4 2 ज़ा 8, तो ये हो गया -800, ये हो गया 0, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया 120, 8 × 23, 8 2 ज़ा 16 होता है तो 160, 8 3 ज़ा 24, 160 + 24 इज 184, तो 184, सही कर रहा हूँ ना मैं, 1840। और ये कितना है 40 × 30 है 1200 है, बाय द वे सॉरी। हाँ, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, तो ये 160 1600 हो गया, और 8 3 ज़ा 24 240, एकदम सही है। अब हमको ज़रूरत होती है, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीन जिसको हम बोलते हैं x बार, वो होता है a + सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जब हम अज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं। तो सिग्मा एफ डी, अब एक तो इसका समेशन चाहिए हमें और एक सिग्मा एफ का चाहिए। क्वेश्चन में सिग्मा एफ नहीं दे रखा है, ठीक है, तो पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। सॉरी, ओके, 2 + 5 7, 7 + 3 10, 0 1 कैरी, 1 + 1 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10 + 2 12, सिग्मा एफ आ गया 120। इसी तरह सिग्मा एफ डी निकाल लेते हैं। इसमें पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है, इनको अलग से यहीं कर लेते हैं। 1840 + 1200, 1800 + 1200 कितना होता है 3000, तो ये हो गया प्लस में, तो 3000 और 40 है 3040, और ये हो रहा है 900 + 800 होता है 1700, तो ये हो गया -1760। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 14 में से 6 गया 8, ये हुआ था 9, 9 में से 7 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 14 में से 6 गया 8, यहाँ से कैरी नहीं ले पाया था, ये हो गया 2, ये हो गया 9, 9 - 7 is 2,
और ये 2 माइनस 1 1280। अब हमारे फॉर्मूला के ऊपर आ जाते हैं। अज्यूम मीन इज 100, तो A इज 100 प्लस सिग्मा FT, ये आया 1280, ये मैंने लिखा नहीं, इधर लिख देता हूँ 1280, यही वैल्यू है। तो ये आ गया है 1280 अपॉन सिग्मा F हमारा है 120, 0 कैंसिल 0, ठीक है, 2 6 12, 2 6 12, 2 4 8। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर ही देते हैं। 6 1 6, 6 10 60, पॉइंट लगाया, 4 बचा था, 4 0, 6 6 36 बचा 4, फिर 4 0, 0.666666 आएगा। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.67 राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। तो 100 प्लस 10.67 इज 110.67 अप्रॉक्स। ये आपका मीन निकल के आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, two vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other on a level ground। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को आप अपने फिगर में बनाना चालू कर दो। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, दो पोल्स हैं, अलग अलग हाइट के हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर का, लेवल ग्राउंड के ऊपर है, यानी स्ट्रेट ग्राउंड। ठीक है, बनाना चालू करते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड, ये है सपोज कर ये पोल 1 और ये है पोल 2। दोनों की हाइट अलग अलग है तो हमने अलग अलग बना लिए। ओके, और दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर का, तो ये भी लेबल कर लेते हैं हम। दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का। ओके, आगे देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। तो एक के टॉप का बना लेते हैं, एक के टॉप का एलिवेशन दूसरे के फुट से और एक के टॉप का मतलब दूसरे के टॉप का पहले के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं। एक दे रखा है 60 और एक दे रखा है 30। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान देना कि जो भी चीज़ ज़्यादा ऊंची होती है उसका एलिवेशन भी ज़्यादा होता है। तो 60 डिग्री हमारे फिगर के मुताबिक ये वाला एंगल होगा और ये वाला होगा 30 डिग्री, क्योंकि हमने इस वाले पोल की हाइट ज़्यादा ली है। तो इसका 60 और इसका 30। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स, टेक √3 1.73। ठीक है, इन दोनों की हाइट्स के बीच में का डिफरेंस निकालना है। तो लेट्स से कि इसकी हाइट है पोल 1 की, इसको मान लेता हूँ मैं पोल 1 H1 मान लेता हूँ इसकी हाइट, और इसकी हाइट को मान लेते हैं H2। तो हमें फाइंड आउट करना है, लिख देते हैं यहाँ पे ताकि एंड में भूलेंगे नहीं। टू फाइंड H1 माइनस H2, बड़े पोल में से छोटे पोल की हाइट माइनस करके। ठीक है, एक बार लेबल कर लेते हैं हमारे फिगर को। दिस A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ये पोल स्टैंडिंग है ग्राउंड पे तो ये 90 डिग्री होगा, इसी तरह ये पोल भी स्टैंडिंग इरेक्ट है तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब हमको दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल चुके हैं, हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ABC या DCB ले लेते हैं। DCB इस राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे H1 इज हाइट एंड दिस BC जो कि गिवन है इज बेस, क्योंकि ये थीटा के ऑपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर और थीटा के एडजेसेंट ये है बेस। तो हम कह सकते हैं H1 अपॉन BC या 20 इज 10 थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। ये हो जाएगा H1 अपॉन 20, 10 60 होता है √3, तो H1 आ जाएगा हमारा 20 √3। इसको नोट करके छोड़ दो। अब ले लेते हैं दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ABC, just this ABC, यहाँ पे थीटा 30 है, इसके ऑपोजिट H2 ये है परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट ये BC 20 ये है बेस। यहाँ पे भी वही लगाते हैं, परपेंडिकुलर विच इज H2 अपॉन बेस विच इज 20
परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा और थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, इधर कर देता हूँ। तो H2 अपॉन 20, टेन थीटा होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा H2 इज इक्वल्स टू 20, इसको इधर भेजा, अपॉन √3। ये हमारा H2 की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना था? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पोल्स विच इज H1 माइनस H2। निकाल लेते हैं। तो H1 माइनस H2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, H1 है 20√3 माइनस ये है 20/√3। एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 और √3 का एलसीएम √3। ये ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 इंटू 20 60, और ये एज इट इज तो आ जाएगा 40/√3। इसको रैशनलाइज कर लो आप, तो यू विल गेट, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करोगे रैशनलाइज हो जाएगा, तो आ जाएगा 40√3/3। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू लेने को बोला है इन्होंने, तो ये हो जाएगा, यहाँ इधर कर देता हूँ मैं, 1 सेकेंड। तो इसको इरेज कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 1.73/3। ठीक है, इसको या तो फाइनल आंसर को ही कर लेंगे, इसको 40 और 1.73 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 3 are 12 का 2, 1 कैरी, 4 7 are 28 प्लस 1 is 29, 2 कैरी, 4 on the 4 5 6, तो ये होता है 6920। 2 प्लेस पे डेसिमल है तो अपॉन 3, तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9 पॉइंट, ये कहते हैं 20, तो 0 6, 3 6 are 18, 0 6 6 6 6 which is 23.07 meter approx. I hope it is clear to everyone. Next, a boy 1.7 meter tall is standing on a horizontal ground 50 meter away from a building. The angle of elevation of the top of the building from his eye is 60 degree. तो चलिए पहले हम, ये है ग्राउंड, ठीक है, इस ग्राउंड के ऊपर एक बच्चा खड़ा है, एक बॉय खड़ा है 1.7 मीटर टॉल, ये हम उसको शो कर देते हैं। ओके, और ये एक बिल्डिंग से 50 मीटर अवे है। तो अब बिल्डिंग शो कर देते हैं, ये है वो बिल्डिंग। लेट्स से बिल्डिंग में और बॉय के बीच में कितना डिस्टेंस है? 50 मीटर का। ये लेवल कर देते हैं, दिस इज 50 मीटर, यहाँ से लेके बॉयज से लेके बिल्डिंग तक की दूरी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई। अब आईज कहाँ लोकेटेड होती है? हेड पे, तो यहीं से दिखेगा, तो यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री बिल्डिंग के टॉप का। ठीक है, ये बनाने के लिए इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये एंगल दे रखा है एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये पूरी हाइट लेबल कर लेते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। तो हमें फाइंड करना है ई सी, तो यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं, टू फाइंड ई सी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूरी की पूरी जो है। ठीक है, अब और भी लेवल होगी इन्फॉर्मेशन। बॉय की हाइट भी गिवन है 1.7। अब ये देखिए, ये आपके ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये 1.7 है, तो डीसी भी 1.7 है। ठीक है, ये 50 है, ये भी आपका एडी भी 50 ही होगा। ठीक है, ये राइट एंगल और ये भी राइट एंगल। ठीक है, अब आप एक काम करिए, ईडी अननोन है, अभी नहीं पता हमें, और डीसी तो पता है। अगर ईडी निकल जाएगी तो ईडी प्लस डीसी से हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग आ जाएगी। तो आप एक काम करिए, राइट एंगल ट्रायंगल लो ईडीए। ठीक है, इसके ऊपर काम करते हैं। इन
राइट ट्राइंगल EDA ED अपॉन DA। ED क्या है? अगर ये थीटा है तो इसके ऑपोजिट ये है परपेंडिकुलर, तो इसके एडजेसेंट ये है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा एंड थीटा हियर इज 60 डिग्री। ED अननोन ED चलने दो। DA हमारा है 50, tan 60 होता है √3। तो आपके पास ED की वैल्यू आ गई, इधर भेजा इसको तो ये मल्टीप्लाई होगा 50√3। ठीक है। अब क्या है, DC तो है ही हमारे पास, डेसिमल में है, इसमें 1.73 लेना है इसको, तो ये आसानी से हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ED इज 50 इंटू 1.73। अब किसी भी चीज़ को 50 से मल्टीप्लाई कर लो या तो कर लो, या ये सोच लो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 173, बट करना किससे है? 50 से, तो 173 का हाफ कर लेते हैं अपन, तो आ जाएगा 173 का हाफ क्या हो जाएगा? 80 160 का, 85 170 का, 86.5। तो 86.5 ED की लेंथ आ जाएगी। ठीक है ना। अब हमको फाइंड क्या करना था? EC। तो EC इज ED प्लस DC। ये देखिए आप, EC इज ED प्लस DC, जो कि हो जाएगा 86.5 प्लस 1.7, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 और 8। तो 88.2 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, सेक्शन C स्टार्ट हो गया। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडाई ऑफ अ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब ये याद रहे, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडाई दे रखा है एक स्फेरिकल शेल का। ठीक है, तो ये थिकनेस है इसकी, मतलब ये जिस भी चीज़ से बना हुआ है वो अंदर से खाली है, बट उसकी थिकनेस ज़रूर है। इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर, और रिकास्ट किस में हो रहा है? सॉलिड सिलेंडर में, of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. तो सबसे पहले तो हमको रिलेशन पता होना चाहिए when one thing is melted and recast into another solid. किसी भी एक चीज़ को आप मेल्ट करके अगर दूसरे में बना रहे हो तो उनकी वॉल्यूम सेम होती है। तो आपको ये पता है शुरुआत में ही कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर हमारा बन के आ रहा है। अब ये स्फेरिकल नॉर्मल स्फीयर नहीं है, ये एक हॉलो स्फीयर है, क्योंकि इसमें थिकनेस है। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फीयर विच इज 4/3 पाई, मैं सीधे रेडियस डाल रहा हूँ। इंटरनल और एक्सटर्नल रेडाई कितने दे रखे हैं? 3 और 5। तो आउटर रेडाई है 5, तो ये 4/3 पाई 5 का क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटरनल रेडियस जो कि है 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो कि होता है पाई r²h। देखते हैं इसकी क्या दे रखी है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14, तो रेडियस हो जाएगी 7 फाइंड द हाइट, h अननोन है, h ले लो इसको। अब जो कॉमन है उसको कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है? 4/3 पाई या 4 पाई/3। तो अंदर क्या बचा हमारे पास? 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, और इधर बच जाएगा पाई इंटू 7² इंटू h। अब ये पाई इधर आएगा तो ये अपॉन में आएगा, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3, 5 का क्यूब इज 125, 3 का क्यूब इज 27, 7² या लिख लो इसको 49 भी लिख सकते हो, या 7 इंटू 7 इंटू h चलने दो, तो हो जाएगा 4/3। अब ये 7 और 7 को भी इधर से हटाते हैं क्योंकि हमको h ही निकालना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके डिवाइड होंगे। तो ये इधर आया 7 और ये भी आ गया 7। 125 में से 27 गया तो बचा 98, ये बचा ना, हाँ 7 से रिड्यूस हो रहा है, 7 1 7, 7 1 7,
2 8, 7 4s are 28, 7 1s are 7, 7 2s are 14. ये 3 तो रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसको अभी ऐसे ही चलने देते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारा h, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर विल बी 4 2s are 8, 8/3 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमको क्या निकालने को बोला है, हाइट और टोटल सरफेस एरिया, तो इसको डेसिमल में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2s are 6, पॉइंट लगाया क्योंकि 2 बच रहा है, 2 0, 3 6 are 18, फिर 2 तो 6 6 6 6, इसको राउंड ऑफ करके 2.67 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। तो ये तो आ गई है हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, आगे बोला है ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वो कर लेते हैं। नाउ TSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2 pi r टाइम्स h प्लस r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू 22/7। रेडियस ऑफ सिलेंडर है 7 सेंटीमीटर। h इसको फ्रैक्शन में लेना चाहिए, फाइनल आंसर को हम डेसिमल में कर देंगे, हो सकता है 3 रिड्यूस ही हो जाए, प्लस r इज 7। तो ये 7 7 तो रिड्यूस हो गया, तो 2 इंटू 22 इज 44। अंदर है LCM 3, तो 8 प्लस ये है 7/1 तो 21, तो ये हो गया 44 इंटू 29/3। रिड्यूस तो नहीं हो रहा, चलिए फाइनल आंसर को कर लेंगे। 44 इंटू 29 करना है, 44 को 30 से अगर मैं करता हूँ तो 120 प्लस 12 132 होता है। 132 में से 44 माइनस करना है, एक सेकेंड, 132 30 से होगा 1320, इसमें से 44 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1300, 1300 में 1280, 1276। ओके, तो ये आ जाएगा 1276/3, जो कि है, अब इसे कर लीजिए, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 1 6, 3 5s are 15, पॉइंट 1 बचा तो 103333 which is 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और ये भी अप्रॉक्स है बाय द वे, इसके आगे भी अप्रॉक्स। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो 2 प्लेसेस तक फाइंड करके अप्रॉक्स में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। ठीक है, तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कल होना चाहिए। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं इस सर्कल के ऊपर, वो बना लेते हैं। एक टेंजेंट है ये और एक टेंजेंट है ये। ठीक है, इस पॉइंट लेवलिंग कर लेते हैं इसकी। ये है पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स बन रही है उस वहाँ पे जो एंगल है उन दोनों के बीच में, विच इज दिस एंगल APB, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हुए लाइन सेगमेंट वो भी बना लेते हैं। लेट्स से कि ये सेंटर है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर तक का लाइन सेगमेंट, इसी तरह इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी सेंटर तक का लाइन सेगमेंट, सेंटर को बोल देते हैं O। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल बना रहे हैं, यानी हमें प्रूव करना है एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब यही होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन अ सर्कल विद सेंटर O and 2 tangents
पी ए एंड पी बी। ठीक है, हमें प्रूव जो करना है, टू प्रूव, ये इंग्लिश स्टेटमेंट की जगह हम मैथमेटिकल लिख देंगे हमारी इक्वेशन, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, प्रूफ, ये क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है इसमें हमको ये पता है कि रेडियस जो होती है ना टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल 90 डिग्री है। ब्लू पेन ही यूज करते हैं, ये एंगल 90 डिग्री है, इसी तरह ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, लिख लेते हैं, वी हैव एंगल पी ए ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन हमारा थ्योरम है ये, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब आप एक काम करिए, इस क्वाड्रिलेटरल में ए पी बी ओ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, बड़ी आसानी से हो जाएगा। अब इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ एंगल ए विच इज 90 प्लस एंगल ए पी बी अननोन है, प्लस एंगल बी विच इज 90 डिग्री लगा देते हैं, प्लस एंगल बी ओ ए या ए ओ बी। चारों एंगल्स का सम इन अ क्वाड्रिलेटरल इंटरनल एंगल्स का इज 360 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 90 इज 180 प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360। इसको इधर भेजेंगे तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360, और ये इधर आएगा तो माइनस 180 हो जाएगा। 360 माइनस 180 विल बी 180 डिग्री। ये प्रूव करना था, दैट्स इट। नेक्स्ट, इसमें इंटरनल चॉइस है, इसका नेक्स्ट पार्ट है ये वाला। टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो इस टी पी और टी क्यू ये दो टेंजेंट्स है। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। पी टी क्यू ये वाला एंगल इज 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू विच इज दिस एंगल। ओके, ठीक है, इसके ऊपर काम करते हैं हम। अब ये चलिए हम हमारा ही फिगर बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा चाहिए और काफ़ी सारा काम करते हैं उसके ऊपर। 2 मिनट में बन जाएगा। ये है सर्कल, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ओके, टेंजेंट्स हैं इसके ऊपर 2, टी पी एंड टी क्यू। एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, सेंटर से ओपी जॉइंट है। ठीक है, ये है सेंटर और ये भी जॉइन करके दिखा रखा है। ठीक है, ये फिगर दे रखा है, लेट्स लेवल इट डाउन। ये है पॉइंट टी, this is point of contact P, this is point of contact Q, this is center O। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम और भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ क्यू को भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है काम आएगी चीज़। ठीक है, अब सबसे पहले तो ना एक काम करते हैं। ओके, सबसे पहले तो 1 सेकेंड, हाँ, OP और OQ रेडियस है, तो ट्राइंगल OPQ किस तरीके का ट्राइंगल है? OP इज इक्वल्स टू OQ, ये दोनों रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये जो एंगल है इक्वल साइड के ऑपोजिट, OQ के ऑपोजिट ये एंगल और OP के ऑपोजिट ये एंगल, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, पहली बात। दूसरा, एंगल OQT और एंगल
आई मीन OPT और एंगल OQT ये दोनों 90 हैं। तो अगर ये एंगल को मैं x मानता हूँ, ये भी होगा x, है ना, और ये पूरा का पूरा 90 है, तो ये वाला जो इसका बच रहा है विच इज TPQ, ये होगा 90 माइनस x। इसी तरह ये वाला होगा 90 माइनस x, तभी इन दोनों का सम मिलके 90 होगा, और इधर भी इन दोनों का सम तभी मिलके 90 होगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। ये दिख रहा है आपको, ढंग से समझ में आ रहा है? देखो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, एंगल ट्राइंगल OPQ को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ, OP और OQ इक्वल हैं, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो इक्वल होते हैं। तो OP के ऑपोजिट ये एंगल OQP और OQ के ऑपोजिट एंगल OPQ, ये दोनों इक्वल हैं। इनको मैंने x मान लिया है। ठीक है, चलिए इतना काम करते हैं पहले। अब हम हमारा रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने मारा है इन ट्राइंगल OPQ, OP इक्वल्स टू OQ, ये क्या है, इक्वल रेडाई है, तो देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल OQP इक्वल्स टू, हमने क्या माना है, इनको x अज्यूम किया है, और ये एंगल्स इक्वल क्यों है, इसका रीजन लिख दो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, नाउ एंगल OPT इज इक्वल्स टू एंगल OQT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये होते हैं। और इसका रीजन क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, हमारा थ्योरम है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर ये पूरा 90 है, जिसमें से ये पार्ट x है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। तो ये हम निकाल रहे हैं, देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल्स टू एंगल TQP विच इज 90 माइनस x। हमने ये निकाल लिया। अब हम एक काम करेंगे, ये फिगर को मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, वहीं पे काम करेंगे। फिगर को देख देख के ही सब कुछ समझ में आएगा। लेट मी ट्राई टू कॉपी इट डाउन। कॉपी कौन सा होता है, यही होता है ना, चलो देखते हैं। पेस्ट, ओके, यस। अब मैं ट्राइंगल PTQ, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला एंगल है एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ जो हमने निकाला है 90 माइनस x, प्लस एंगल PQT वो भी हमने निकाला है 90 माइनस x, विल बी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये हो जाएगा एंगल PTQ प्लस 90 माइनस x, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, प्लस 90 माइनस x इक्वल टू 180। एंगल PTQ 90 प्लस 90 इज 180, माइनस x इज माइनस 2x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल PTQ, इसको इधर भेजा तो माइनस होएगा, ये 180 एज इट इज, ये इधर आया तो माइनस 180 और ये इधर आया तो प्लस 2x। तो एंगल PTQ की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 180 माइनस 180 कैंसिल, 2x आ रही है। ठीक है, एंगल PTQ इज 2x। इसको मैं दूसरे कलर के पेन से ले लेता हूँ, ये 2x आ रहा है, और OPQ कितना है, x है, तो इसका ट्वाइस है कि नहीं है, हो गया प्रूफ। हमने यहाँ पे माना था, यही प्रूव करना है ना, PTQ और OPQ। ठीक है, OPQ हमने माना है x और PTQ हमने निकाला है 2x। बस ये दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके दिखा दो, आप लिख दो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। PTQ की वैल्यू 2x, OPQ की वैल्यू x
तो हम कह सकते हैं एंगल पी टी क्यू इज 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। I hope it is clear to everyone. Next. Okay, last segment में आ गए हम, केस स्टडी आ गई है। फर्स्ट केस स्टडी, ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगुलेशन। Trigonometry is the form of triangulation forms the basis of navigation, whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps us to locate our position on Earth with the help of satellites. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर रखी है। अब क्वेश्चन, a guard stationed at 200 and at the top of a 240 meter tower. ये टावर है जिसकी हाइट कितनी है 240, लेवल करते हुए चलता है वरना भूल जाएंगे। Observed an unidentified boat coming towards it. बोट उसकी तरफ आ रही है। A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming towards the lighthouse and find out to be 30 degree. ठीक है, तो बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ द लाइट हाउस से 30 डिग्री है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। तो पहले तो फिगर बनाना है, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारा लाइट हाउस है, ठीक है, ये सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे बोट है, तो यहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ऊपर से बनेगा तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, एंड दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 30 डिग्री। अरे 1 सेकेंड, ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 है तो ये इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी 30 डिग्री, ओके। लाइट हाउस की हाइट दे रखी है 240, हमने नोट करी थी, तो ये है 240। लेवल कर लेते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, 90 डिग्री। अब हमारे पास ये हाइट है, तो हम पहले तो ये बना था, मेक अ लेवल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। यानी हमको BC निकालना है, तो बहुत आसान है, कर लेते हैं। पहले तो ये डिप्रेशन है, तो यहाँ पे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अपने फंडा यूज़ किया है, तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पॉइंट को भी एक बार नेम दे देते हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, जो कि कितना है 30 डिग्री। रीज़न क्या है इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब काम करते हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC विल बी, AB क्या है थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, BC क्या है थीटा के एडजेसेंट, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा, थीटा है यहाँ पे 30 डिग्री। तो AB कितना है 240 अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan 30 इज 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 240 √3 इज इक्वल्स टू BC। तो ये बोर्ड कितनी दूर है, यहाँ पे लिख देते हैं BC इज इक्वल्स टू 240 √3 मीटर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसके लिए फिगर नेक्स्ट पेज पे भी ले चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा नेक्स्ट पेज पे ही है क्वेश्चन का, ओके। हियर वी गो। Second part. After 10 minutes, the guard observed that the boat was approaching the tower and it is at a distance from the tower, and its distance from the tower is reduced by 240 times √3 minus 1 meter. He immediately raised the alarm
what was the new angle of depression of the board from the top of the observation tower? तो 10 मिनट्स बाद अब आप देखिए ये बोट जो है टूवर्ड्स द टावर चल रही थी, तो 10 मिनट्स बाद ये मान लीजिए यहाँ कहीं पहुँच गई है, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुँच गई है। इस पॉइंट को भी नेम दे देते हैं, लेट मी नेम दिस पॉइंट एज ई, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ गया। अब ये बोल रहा है आफ्टर 10 मिनट्स, यहाँ से यहाँ सी से ई पहुँचने में इसको लगे हैं 10 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, 10 मिनट्स में ये सी से लेके ई तक पहुँच गई ये बोट। The guard observed that the boat was approaching the tower and its distance from the tower is reduced by 240 times root 3 minus 1। अब जितना भी डिस्टेंस था ना पहले जो BC था वो अब कितना और कम हो गया है, 240 टाइम्स रूट 3 माइनस 1। रिड्यूस बाय बोल रहा है, रिड्यूस टू नहीं बोल रहा है। तो ये डिस्टेंस है CE इज 240 टाइम्स रूट 3 माइनस 1 CE। He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है विच इज यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास BC डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, CE ये दे रहा है, BC हमने निकाला था पिछले पार्ट में, BC निकाला था 240 रूट 3 और CE ये बोल रहे हैं 240 टाइम्स रूट 3 माइनस 1, तो B निकल जाएगा। देखिए हाँ हो जाएगा ये बड़ी आसानी से क्वेश्चन। हमारे पास CB जो है, CB क्या है असल में, CB है CE प्लस EB, ठीक है। CB इज CE प्लस EB और CB की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में निकाली है, CB या BC इज 240 रूट 3, तो ये हो गया 240 रूट 3 इज इक्वल टू CE विच इज 240 टाइम्स रूट 3 माइनस 1 प्लस EB या BE बोल देते हैं इसको, ठीक है, प्लस BE। तो इसको सॉल्व करते हैं, 240 रूट 3 इक्वल टू, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 240 रूट 3, 240 इंटू माइनस 1 इज माइनस 240 इज इक्वल टू BE 240 रूट 3, ये चलो कर लेते हैं, ये प्लस है BE, एक सेकंड मैंने इक्वल्स टू लिख दिया, दिस इज प्लस BE। अब हमें फाइंड क्या करना है, BE, यानी इन दोनों को यहाँ से हटाते हैं, तो आई विल गेट 240, अरे आई विल गेट 240 रूट 3, ये यहीं पे, ये इधर आएगा तो माइनस 240 रूट 3 और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस, तो प्लस 240 विल बी इक्वल टू BE। ये और ये कैंसिल, तो 240 इज इक्वल टू BE। BE की वैल्यू आ गई मेरे पास 240 मीटर। कितनी निकाली हमने, 240 निकाली है। अब आप एक काम करिए, इस राइट ट्राइंगल ABE को कंसीडर करो। नाउ इन राइट ट्राइंगल ABE, अगर ये थीटा है, ये थीटा अननोन है, इसको थीटा लिख देता हूँ मैं, ये थीटा अननोन है। थीटा के ऑपोजिट AB इज परपेंडिकुलर, AB अपॉन थीटा के एडजेसेंट BE इज बेस, AB अपॉन BE इज टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है। और AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 240 हाइट ऑफ द टावर। BE हमने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है, 240 विल बी इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो 240 अपॉन 240 इज 1 अपॉन 1, यहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा 1 कब हो जाता है, जब 10 या मतलब थीटा 45 डिग्री होता है। तो इससे मालूम पड़ गया हमको थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, ओके लास्ट है ये केस स्टडी 2। Push-ups are a fast and effective exercise for building strength. They are helpful in almost all sports, including athletics. While the push-up primarily targets the muscles of the chest, arms, and shoulders, support required from other muscles helps in toning up the whole body.
तो पुशअप्स के बेनिफिट्स बताए हुए हैं, बट अभी बॉयज़, खासकर कि बॉयज़, अभी मत लग जाना पुशअप्स लगाने, अभी आपके एग्ज़ाम्स का टाइम है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो चलो, ये तो बस इसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नितेश वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज, ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर। अच्छा, चलिए नोट करते हुए चलते हैं। नितेश लगाता है 3000 पुशअप्स, पुशअप्स को पीयू लिख देता हूँ, इन 1 आवर, पर आवर, ठीक है। बट ही वॉन्ट्स टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप्स इन 1 आवर फॉर विच ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली। चाहता वो कितना है? 3900 पुशअप्स इन 1 आवर। With each day of practice, he wants to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to previous day. If on the first day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till his target is achieved. अच्छा, ये important था, एक बार फिर पढ़ रहा हूँ मैं। 3900 push-ups in 1 hour for which he practices regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डे, ठीक है। तो ये एपी का क्वेश्चन निकला है ये। तो पहले दिन अगर वो 3000 लगा रहा है इन 1 आवर, तो अगले दिन वो लगा रहा है +5 करके 3005 फिर 3010, इस तरीके से उसका अल्टीमेट गोल है 3900 का, ठीक है। कीपिंग द अबव सिचुएशन इन माइंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर्म एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे and hence find the minimum number of days he needs to practice before the day his goal is accomplished। तो यहाँ ये तो वो कर ही रहा है, हर दिन 5-5 और बढ़ाता है, तो 3900 कितने दिन बाद उसको रीच होंगे, यानी n निकालना है इसका। तो सबसे पहले इस एपी का a है 3000, d है कॉमन डिफरेंस a2 - a1 is 5 और an है 3900। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 टाइम्स d, जो कि हमको दे रखा है 3900, यहाँ से ले रहा हूँ मैं। a कितना है? 3000, n - 1 टाइम्स d कितना है? 5 is 3900। इस 3000 को उधर भेजेंगे तो माइनस, यहाँ बच जाएगा n - 1 × 5 या 5 टाइम्स n - 1 विच इज 3900 माइनस 3000। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स n - 1 इज इक्वल्स टू 900। तो n - 1, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड, 5 1 5, 4 0, 5 8 40, 0। तो n - 1 इज 180, n आ जाएगा 180, ये इधर आएगा तो प्लस 181। तो वो बोल रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर द डे गोल इज अकॉम्प्लिश्ड। तो ये 181 डेज नहीं है, ये देखा जाए तो डे 1 में वो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो ये 1 डे है, फिर ये है 2 डे, तो टोटल डेज कितने लग रहे हैं? ये 181 है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको लगेंगे 180, तो नंबर ऑफ डेज उसको लग रहे हैं 181 - 1 which is 180 days। देखिए इसको ऐसे समझिए, ये 180 है, इसको ऐसे समझिए क्योंकि ये तो वो लगा ही रहा था ना, यहाँ पहुँचने में फर्स्ट डे है, फिर सेकंड डे, तो एक जितना भी हमारा n निकला है उसमें से एक कम है, 180 डेज। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव्ड। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसने जितने भी ये पुशअप्स लगाए हैं इन सबका सम निकालना है, यानी SN निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। तो SN का फॉर्मूला ले लेते हैं n/2, एक तो होता है 2a + n - 1d, बट हमारे पास an है ही यहाँ पे, an है 3900, a है 3000 और n भी है 181, तो हम ये लगा लेते हैं ना, ये टोटल n/2 टाइम्स a + an वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं।
तो उसने फर्स्ट डे से लेके यहाँ तक कितने दिन में कंप्लीट किया था? 181 डेज में। 1 सेकेंड, तो सम ऑफ 181 डेज का निकालना है, तो n है 181, 181 अपॉन 2, a is 3000 and an is 3900, तो ये जाएगा 181 अपॉन 2, 3000 प्लस 3900 इज 6900, 2 से रिड्यूस कर देते हैं, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 1 0, 2 5s are 10 and 2 0s are 3450 into 181। तो 181 के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले 180 से कर देता हूँ 3450 को, 18 से कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 18 zeros are 0, 18 5s are 90 plus 0, 9 carry, 18 4s are 72, 72 plus 9 is 81, 1 8 carry, 18 3s are 54, 54 plus 8 is 62। तो ये मैंने 18 से किया है, 180 से करूँगा तो एक और 0 आएगा, और 1 टाइम्स 3450, ये 3450 इसमें ऐड हो जाएगा, I'll get 0 5 4 4 2 6। इतने पुशअप्स लगाए हैं उसने, 6 2 4 4 5 0, 6,24,450। बड़ा अनरियलिस्टिक सा फिगर दिया है ये, ठीक है। 3000 पुशअप्स इन 1 आवर कौन लगाता है? नेवर माइंड, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करके दे दिया। तो उसने इन 181 डेज में ये जो हमने निकाला था, यहाँ से लेके इसको यहाँ पहुँचने में लगे 181 डेज, और ये टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स जो इसने इस 181 डेज में लगाए हैं वो है 6,24,450। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन and do well for your exams. Goodbye now.